Hello students, today again we discuss about theories of capital structure. Last time अपन ने theories of capital structures के दो सिद्धांतों के बारे में चर्चा की थी। पहला शुद्ध आय सिद्धांत और दूसरा था हमारा शुद्ध परिचालन सिद्धांत। आज उसी में हम आगे के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। वो है मोदी ग्लानी मिलर दृष्टिकोण, द MM थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। डेविड डूरन, जो पिछले दो सिद्धांत के बारे में अपन ने चर्चा की, वो हमारे जो सिद्धांत है वो डेविड डूरन ने दिए थे, जिसमें एक शुद्ध परिचालन सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी अपन ने और एक शुद्ध आय सिद्धांत के बारे में। यहाँ जो हम मोदी ग्लानी मिलर दृष्टिकोण की बात करेंगे, जो सिद्धांत MM या मोदी ग्लानी मिलर ने ही दिया है, उन्होंने ये बताया है कि इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत निगम करों की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों ही परिस्थितियों में संस्था के समस्त पूंजी की लागत KO, समस्त पूंजी की लागत ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड संस्था के कुल मूल्य यानी V और द टाइम वैल्यू ऑफ फर्म पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन किया। यानी जब हमने बात की थी शुद्ध परिचालन आय की या शुद्ध आय सिद्धांत की, उसमें हमने कॉर्पोरेट टैक्स को इग्नोर किया था। जो कर थे उसकी अनुपस्थिति में दोनों पर होने वाले प्रभावों की व्याख्या की थी। बट यहाँ पर जो हम बात करेंगे MM थ्योरीज में, वहां पर हम करों का क्या प्रभाव रहता है, करों की वजह से हमारी वैल्यू ऑफ फर्म और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्या प्रभाव रहेगा, उसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो पहला बिंदु है निगम करों की अनुपस्थिति में मोदी ग्लानी सिद्धांत। इसमें है निगम करों की अनुपस्थिति में मोदी ग्लानी सिद्धांत शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत के समान होता है। अगर हम द प्रेजेंस ऑफ टैक्स की बात करें या एब्सेंस ऑफ टैक्स की बात करें, दोनों ही कंडीशन पर KO और V पर क्या इंपैक्ट आएगा उस पर हम यहाँ पर हम बात करेंगे। तो पहला बिंदु जो हमारा आ रहा है वो है निगम करों की अनुपस्थिति में, यानी इन द एब्सेंस ऑफ टैक्स मोदी ग्लानी सिद्धांत कैसे वर्क करेगा। तो निगम करों की अनुपस्थिति में मोदी ग्लानी सिद्धांत शुद्ध परिचालन आय के सिद्धांत के समान होता है। यानी शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत का कंसेप्ट क्या था हमारा कि शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत ये कहता है कि आपका KO और V विल बी ऑलवेज सेम, वो कभी चेंज नहीं होता है। KO एंड V कभी चेंज नहीं होगा इफ यू चेंज द कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस करते हैं तो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं आता है, जो हमारा शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत का कंसेप्ट था। तो मोदी ग्लानी के अंदर भी अगर हम एब्सेंस ऑफ टैक्स की बात करें तो इट इज इक्विवेलेंट ऑफ नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरीज। इस सिद्धांत के अनुसार पूंजी संरचना में परिवर्तन से कुल पूंजी लागत तथा संस्था के कुल मूल्य हमेशा समान रहता है। अर्थात इन तत्वों पर संस्था की पूंजी संरचना के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका प्रमुख कारण यह है कि संस्था द्वारा प्राप्त की गई समस्त पूंजी, भले ही वह पूंजी ऋण या समता पूंजी से प्राप्त की गई हो, उनकी पूंजी लागत का भुगतान करना ही होता है। यानी हम पैसा इक्विटी से ले या डेब्ट से ले, हमें दोनों ही कंडीशन में दोनों ही इन्वेस्टर्स को पे करना होगा एज अ डिविडेंड, एज इंटरेस्ट। संस्था के लिए समता अंशधारियों या ऋण धारियों दोनों ही विनियोगकर्ता है और दोनों ही विनियोगकर्ता संस्था की पूंजी उचित प्रत्याय प्राप्त करने के उद्देश्य से पूंजी विनियोग करते हैं। यह बात अलग है कि ऋण पूंजी की प्रत्याय स्थिर रहती है जबकि समता अंश पूंजी की प्रत्याय परिवर्तनशील रहती है। जब बाजार में ऋण पूंजी की दर कम होती है तो पूंजी संरचना में ऋण पूंजी का अधिक उपयोग किया जाता है, जो कि उच्च दंतीकरण हाई गेयरिंग को दर्शाता है, जिसमें समता अंशधारियों की प्रत्याशा में वृद्धि होती है। यानी जब हाई गेयरिंग होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज्यादा बेनिफिट होगा। ज्यादा बेनिफिट होने का कारण क्या है, क्योंकि हम जो मैक्सिमम अमाउंट है वो डेप्ट के थ्रू ले रहे हैं और डेप्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे, हमारी जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उससे कम है, तो हमें पैसा ज्यादा से ज्यादा डेप्ट से लेना चाहिए। तो हमारे जो शेयर होल्डर्स है उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा। दैट इज अ कैपिटल गेयरिंग, हाई कैपिटल गेयरिंग कंडीशंस। जब बाजार में ऋण पूंजी की दर कम होती है तो पूंजी संरचना में ऋण पूंजी का अधिक प्रयोग किया जाता है। ऋण पूंजी की दर कम होती है
तो पूंजी संरचना में ऋण पूंजी का अधिक उपयोग होगा, जो कि उच्च दंतीकरण की स्थिति को दर्शाता है, जिसमें समता अंशधारियों की प्रत्याशा में वृद्धि होती है और समता पूंजी लागत में वृद्धि होती है। यहाँ विद्यार्थी ध्यान दे कि समता अंशधारियों की प्रत्याशा संस्था के लिए समता पूंजी की लागत होती है। यानी जहां हम बात कर रहे हैं कि अगर मान लो आपका के डी कम आ रहा है और के ई बढ़ रहा है, तो के ई भी एक तरीके से हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो हमें हमारे समता अंशधारियों को पे करनी होती है। अर्थात समता अंशधारियों की प्रत्याशा संस्था के लिए समता पूंजी की लागत होती है। यदि ऋण पूंजी की ब्याज दर जब बाजार में अधिक होगी तो संस्था द्वारा ऋण पूंजी को कम उपयोग किया जाएगा, जो कि संस्था के लिए अल्प समता पर व्यापार की स्थिति। यानी जितना हम ऋण पूंजी का कम उपयोग करेंगे उतना ही हम कम समता पर व्यापार कर रहे हैं। इससे समता अंशधारियों की प्रत्याशा कम हो जाती है और समता पूंजी की लागत कम हो जाती है। दोनों ही स्थिति में संस्था की समग्र पूंजी की लागत पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह तो हमेशा स्थिर रहेगी। जैसे संस्था की पूंजी लागत यदि 100% है, उसमें ऋण पूंजी की लागत 30% आ रही है, तो समता पूंजी की लागत 70% होगी। और यदि इस अनुपात में परिवर्तन करके ऋण पूंजी की लागत को 70% कर देते हैं तो समता पूंजी की लागत 30% हो जाएगी। दोनों ही स्थिति में जो केओ होगा वो तो 100% ही होगा। तो ये हमारी थ्योरी है, एमएम थ्योरी इन द एब्सेंस ऑफ टैक्स। अतः यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि संस्था के कुल मूल्य निर्धारण में संस्था परिचालन आय का विशेष महत्व है, एवं इस सिद्धांत के अनुसार पूंजी संरचना के अलावा अन्य तरीके से समान दोनों संस्थाओं की समता पूंजी लागत एवं संस्था का मूल्य अंतःग्रहण प्रक्रिया के कारण अलग अलग नहीं हो सकते हैं। अब इस थ्योरीज की क्या क्या मान्यता है, इस मान्यताओं के आधार पर इस पूंजी संरचना में कैसे परिवर्तन करा उसके बारे में हमें निर्णय लेने होंगे। पहला बिंदु है पूंजी बाजार पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में होता है। इट इज अ फुल परफेक्ट कंपटीशन। विनियोगकर्ताओं को पूंजी बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। यानी कोई भी इन्वेस्टर जब किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, या वो डेप्ट में इन्वेस्ट करेगा या इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा, उससे पहले उसको बाजार का पूरा ज्ञान होता है कि उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, उसको कहाँ से अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। वह विनियोजन करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र होता है, यानी उस पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं होता है। ही विल टेक डिसीजंस जो उसके लिए बेस्ट होगा, जो उसके लिए कन्वीनियंट होगा, वो उसमें इन्वेस्ट करेगा जिसमें उसको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। इस सिद्धांत की कोई व्यवहारिक लागत नहीं होती है। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट कुछ नहीं है। कोई भी इन्वेस्टर अगर कहीं इन्वेस्ट करता है तो देयर इज नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, एवं प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय पर कोई व्यवहार लागत नहीं आती है। जोखिम सभी वर्गों की संस्थाओं में समान मात्रा में होता है। यानी किसी भी प्रकार की संस्थाएं हैं वो रिस्क लेकर बिजनेस कर रही है, तो नो डाउट जो जोखिम है, जो रिस्क फैक्टर है, वो सभी इक्वल रहेगा सारी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। इस वाले कंसेप्ट में हमने बात की कि निगम कर की अनुपस्थिति, यानी यहाँ पर हमने जो कैलकुलेशन की है, यहाँ पर जो हमने बात की है, यहाँ पर हमने बात की है, यहाँ पर देयर इज नो कॉर्पोरेट टैक्स। संस्था का लाभांश अनुपात हमेशा 100% होता है। यानी संस्था का लाभांश अनुपात 100% होता है। संस्था द्वारा अर्जित समस्त लाभों का विनियोजन करता में बांट लिया जाता है। यानी संस्था आगे पीछे कभी ना कभी आपको जो पेमेंट करती है, एज ए डिविडेंड आपको पेमेंट करती है, तो वो 100% होता है। संस्था के मूल्यांकन के लिए सभी प्रकार के विनियोजनकर्ताओं की प्रत्याशा शुद्ध परिचालन आय के सिद्धांत के समान है। तो बिना किसी बाधा के ऋण प्राप्त किया जा सकता है। यानी कोई भी संस्था बिना किसी हर्डल्स के ऋण प्राप्त कर सकती है। तो अपन ने जो पहला टॉपिक पढ़ा है, पहला पॉइंट पढ़ा, वहां पे बात की थी देयर इज नो कॉर्पोरेट टैक्स। नाउ अब जो हम सेकंड बात करेंगे, यानी जब देयर इज नो कॉर्पोरेट टैक्स तो इट विल बी कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरीज के इक्विवेलेंट हमें कैलकुलेशंस करनी है केओ और वी की। बट व्हेन वी डिस्कस अबाउट द प्रेजेंस ऑफ टैक्स की बात करते हैं, जब निगमों की उपस्थिति में मोदी-गिलानी मिलर सिद्धांत की जब हम बात करते हैं, तो उसमें जब निगम करो की को इस सिद्धांत में उपस्थित माना जाए, तब यह सिद्धांत शुद्ध आय सिद्धांत के समान हो जाएगा। यानी जब इन द प्रेजेंस ऑफ टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो इट इज इक्विवेलेंट ऑफ नेट इनकम थ्योरी, नॉट नेट ऑपरेटिंग इनकम। निगम कर की उपस्थिति में ऋण पूंजी की लागत कम होती है। जैसे यदि किसी संस्था में उपलब्ध ऋण पूंजी की ब्याज दर 10% है, वो संस्था में निगम कर की दर 50% है, तो ऋण पूंजी की प्रभावशील लागत जो होगी वो 5% होगी। यानी 10% में से अगर हम टैक्स को डिडक्ट कर दें, 50% टैक्स रेट है हमारी, तो 10% का 50% 5% होता है, तो जो इफेक्टिव रेट जो होगी दैट इज ओनली 5%।
अतः यदि कोई संस्था अपनी पूंजी संरचना में ऋण का उपयोग करती है, ऋण पूंजी का उपयोग करती है, तो संस्था की कुल पूंजी लागत कम तथा कुल मूल्य बढ़ेगा, जो अपन ने नेट इनकम थ्योरी में बात की थी कि जितना हम पैसा ऋण पूंजी से लेंगे उतनी हमारी वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा। जिस संस्था में पूंजी संरचना में ऋण पूंजी होगी, पूंजी संरचना में ऋण पूंजी होगी, उस संस्था का मूल्य उस संस्था के कुल मूल्य से अधिक होगा जिसकी पूंजी संरचना में ऋण पूंजी नहीं होती है। जिस संस्था में पूंजी संरचना में ऋण पूंजी होती है उससे उत्तोलक फर्म कहा जाता है। देखो एक चीज और नई वर्ड यहाँ पर आई है, कोई भी फर्म अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर डिबेंचर यूज कर रही है, डिबेंचर्स के थ्रू पैसा लिया है, दैट इज अ लीवर्ड फर्म। उसको हम कौन सा फर्म कहते हैं? लीवर्ड फर्म कहते हैं या उत्तोलक फर्म कहते हैं। जिसमें ऋण पूंजी नहीं होती है, यानी ऐसी पूंजी संरचना जिसमें डिबेंचर्स के थ्रू पैसा नहीं लिया गया है या उनकी पूंजी संरचना में डेप्थ नहीं है, दैट इज अनलीवर्ड फर्म, वो बिना उत्तोलक वाली फर्म कहलाएगी। सामान्यतः उत्तोलक फर्म बिना उत्तोलक वाली फर्म के मूल्य का अंतर कुल ऋण की राशि को कर के दर से गुणा करके प्राप्त राशि के बराबर होगा। यानी यहाँ पे एक वर्बली या एक लैंग्वेज के रूप में आपको बताया है कि एक लीवर्ड फर्म और अनलीवर्ड फर्म में क्या अंतर हो सकता है या उनकी वैल्यू ऑफ फर्म में क्या अंतर होगा। बट एक नीचे एक फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले से भी हम वैल्यू ऑफ फर्म की कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म, VU, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म, जिसका फॉर्मूला है EBIT ब्रैकेट 1 माइनस टी ब्रैकेट क्लोज अपॉन KE। यानी EBIT में से अगर हम टैक्स को लेस कर दे, देखो अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूले यूज किए हैं उसमें हमने टैक्स को कहीं कंसीडर नहीं किया है, बट MM थ्योरी के इस वाले पॉइंट के अंदर हमने टैक्स को कंसीडर किया है। दैट्स व्हाई इस फॉर्मूले में हमने टी को कंसीडर किया, टी को यहाँ पर दिखाया है। तो यह फॉर्मूला हो रहा है EBIT ब्रैकेट 1 माइनस टी, 1 में से आपको टैक्स रेट जो भी आपको गिवन है वो लेस करनी है, ब्रैकेट क्लोज अपॉन KE। VU का मतलब है वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। फिर आता है वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म। अगर आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डिबेंचर्स हैं तो वो हमारी BL कहलाएगी, लीवर्ड फर्म कहलाएगी। और लीवर्ड फर्म कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है VU प्लस DT, यानी वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म कैलकुलेट कर लेंगे पहले और उसमें फिर हम डेप्ट को टैक्स से कैलकुलेट करने के बाद उसमें ऐड कर देंगे। अब बात आती है कि MM थ्योरी जो है उसकी कुछ लिमिटेशंस है, उसकी कुछ सीमाएं। अब सीमाएं क्या है? तो पहला पॉइंट लिखा है जोखिम बोध, रिस्क फैक्टर। इस सिद्धांत के अंतर्गत एक कंपनी का लिवरेज तथा एक एकाकी व्यापार फर्म जिसकी पूंजी संरचना में समान समता पूर्वाधिकार ऋण पत्र शामिल ही होती है। देखो दो तरह की चीजें की बात कर रहे हैं हम, या दो तरह के बिजनेस की बात कर रहे हैं। एक बिजनेस ऐसा होता है जिसमें एक एकाकी व्यापार होता है, उसमें एक ही सोल प्रोप्राइटर होता है, वो अपना पैसा बिजनेस में लगाता है। मीन्स उनकी कैपिटल स्ट्रक्चर है, उसके कैपिटल के अंदर देयर इज नो इक्विटी शेयर्स, देयर इज नो प्रेफरेंस शेयर्स, देयर इज नो डिबेंचर्स, दैट इज अ सोल प्रोप्राइटर फर्म। और एक बात करते हैं हम कंपनी की, जो अपना पैसा लेने के लिए क्या करती है? बाय फ्रॉम इक्विटी शेयर्स, फ्रॉम डिबेंचर्स एंड फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर्स अपना कैपिटल रीजनरेट करती है। तो सोल प्रोप्राइटर के लिवरेज को एक दूसरे का स्थानापन्न माना जाता है, लेकिन व्यवहारिकता में ऐसा होता नहीं है। एकाकी व्यापार वाली फर्म में लिवरेज तथा कंपनी के लिवरेज में काफी भिन्नता होती है, क्योंकि एक एकाकी व्यापार वाली फर्म का दायित्व असीमित होता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि जब हम फर्म की बात करते हैं या जब हम एक सोल प्रोप्राइटर की बात करते हैं तो सोल प्रोप्राइटर का जो लाइबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड होती है, और जो एक कंपनी होती है, कंपनी की जो लाइबिलिटीज होती है वो लिमिटेड लाइबिलिटीज होती है। यहाँ पर जो लाइबिलिटीज की बात कर रहे हैं कि कंपनी जब कभी भी इंसॉल्वेंट हो जाती है, कंपनी कभी भी इंसॉल्वेंसी होती है, कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो कंपनी की दिवालिया में कंपनी के पास जो संपत्तियां पड़ी है उसी में से आपको उसका भुगतान किया जाएगा, किसी भी ओनर की पर्सनल एसेट से आपको भुगतान नहीं किया जाएगा। यानी कंपनी की जो लाइबिलिटीज होगी वो लिमिटेड लाइबिलिटी है, कंपनी की एसेट से ही आपको भुगतान किया जाएगा। बट जब एक एकाकी व्यापार में कोई सोल प्रोप्राइटर दिवालिया होता है या इंसॉल्वेंट होता है तो उस कंडीशन में उस सोल प्रोप्राइटर की पर्सनल जो एसेट्स है उससे उसको भी सेल किया जाएगा, उसको भी नीलाम किया जाएगा, उससे जो पेमेंट आएगा उससे भी आपको भुगतान किया जाता है। तो यहाँ पर जो लिमिटेड वर्ड यूज किया जा रहा है या अनलिमिटेड वर्ड यूज किया जा रहा है वो इस पर्पस के लिए। एकाकी फर्म में ब्याज जबकि कंपनी का दायित्व असीमित होता है। कंपनी की ऋण पूंजी की तुलना में एकाकी फर्म में ब्याज अधिक होता है। यानी जब हम ऋण पूंजी का उपयोग करते हैं तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सीमित होती है, यानी थोड़ा कम होता है। पर जब एकाकी व्यापार के अंदर कोई व्यक्ति किसी से पर्सनल लोन लेता है या बैंक से लोन लेता है तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा। इसलिए यह सिद्धांत की मान्यता दोषपूर्ण है कि लीवरेज तथा उत्तोलक से अभिप्राय संस्था की वित्तीय लागत जैसे ऋण पूंजी की ब्याज तथा पूर्वाधिकार अंश लाभांश से है। यानी यहाँ पर कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो आपने बता दिया कि जो ऋण पूंजी की लागत है वो कितनी होगी, पर ऋण पूंजी की लागत भी अलग अलग हो सकती है। व्यवहारिक लागत की
व्यवहारिक लागत की अनुपस्थिति काल्पनिक, यानी जैसे कि इस एमएम थ्योरीज की जो मान्यता है उसमें बोला कि देयर इज नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, के जब कोई भी इन्वेस्टर करता, जो इन्वेस्टर्स होते हैं और जो कंपनी में पैसा लगाते हैं तो उनकी कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं आती है। जबकि ऐसा होता नहीं है कि कोई भी इन्वेस्टर जब कंपनी में पैसा लगाता है तो उसकी जो ब्रोकरेज होती है, जो ब्रोकरेज वो पे करता है, तो वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट उसकी लगती है। इस सिद्धांत में प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय पर लगने वाली व्यवहारिक लागत को शून्य माना गया है, जबकि यह मिथ्यापूर्ण मान्यता है। जब भी कोई विनियोगकर्ता प्रतिभूतियों में क्रय विक्रय करता है तो उससे कमीशन, दलाली आदि का खर्च वहन करना पड़ता है और इससे अंशों की प्राप्त राशि में कमी होती है, जिसका सीधा प्रभाव अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया में पड़ेगा। निगम कर की अनुपस्थिति की मान्यता भी गलत है कि यह मान्यता या एमएम थ्योरी जो कहती है देयर इज नो कॉर्पोरेट टैक्स, तो दैट इज रॉन्ग कंसेप्ट। एमएम थ्योरी में निगम करों की अनुपस्थिति की मान्यता में पूर्णतः अवास्तविक है। देयर इज नो रियलिस्टिक कंसेप्ट, क्योंकि निगम कर एक वास्तविकता है जो हमें पे ही करना होता है। निगम कर के कारण ऋण पूंजी की लागत में कमी होती है। ऐसी स्थिति में फर्म के कुल मूल्य में वृद्धि होगी और संस्थाधारक की प्रत्याशा में भी वृद्धि होगी। सेवा प्रदान संस्थाओं पर यह मान्यता लागू नहीं होती है। सेवा प्रदान यानी जो एनजीओ होते हैं या ऐसी संस्थाएं जो कि प्रोफेशनल्स होती हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो कुछ संस्थाएं ऐसी होती है जो बाजार में अपनी सेवाएं उपलब्ध कराती है, जैसे जीवन बीमा, बैंकिंग, संचार करने वाली कंपनियां। ये कंपनियां पूंजी संरचना के निर्णय तो स्वतंत्र नहीं होती है, इसलिए इन पर अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया को सफल संचालन जटिल हो जाता है। तो ये थी हमारी एमएम थ्योरी, जिसमें हमने दो बातें की कि इन द एब्सेंस ऑफ टैक्स, इन द प्रेजेंस ऑफ टैक्स, दोनों ही कंडीशन में हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म एंड वी, और उसका क्या इम्पैक्ट आएगा वी और केओ के ऊपर। और लास्ट एक जो थ्योरी है जिसको हम नॉर्मल कंसेप्ट कहते हैं, जिसका नाम है ट्रेडिशनल थ्योरी या परंपरागत सिद्धांत। परंपरागत नाम से पता चलता है एक सिंपल थ्योरी है, जो एक लॉजिकल थ्योरी होती है हर बिजनेसमैन के अंदर, कि कब कंपनी की किस स्थिति में हमें ऋण पूंजी का उपयोग करना चाहिए या सप्तांश पूंजी का उपयोग करना चाहिए। यह शुद्ध आय सिद्धांत व शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत का मध्यवर्ती सिद्धांत है। यानी हम परंपरागत सिद्धांत को एक मध्यवर्ती सिद्धांत कह सकते हैं, शुद्ध आय सिद्धांत या शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत का एक मध्यवर्ती सिद्धांत कह सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी संस्था अपनी पूंजी संरचना, ऋण पूंजी तथा समता पूंजी का मिश्रण इस प्रकार करे जिससे संस्था की कुल पूंजी की लागत तथा संस्था कम हो जाए और संस्था के कुल मूल्य में अधिक हो। यानी कोई भी इन्वेस्टर्स हो या कोई भी ओनर हो, वो हमेशा यही चाहेगा कि कंपनी की पूंजी संरचना इस प्रकार की हो या कंपनी उस आदर्श पूंजी संरचना का उपयोग करे जिससे कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम लगे और कंपनी का जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो हमेशा अधिकतम हो। इस सिद्धांत के अनुसार संस्था की पूंजी संरचना में परिवर्तन से समस्त पूंजी की लागत तथा संस्था का कुल मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव को 3 चरणों में विभक्त किया। यानी 3 कैटेगरीज होती है बिजनेस में। ट्रेड साइकिल की जब हम बात करते हैं, व्यापार चक्र की बात करते हैं, ऐसे ही इसमें भी एक साइकिल बनता है। यानी इनिशियल स्टेज होता है, एक मॉडरेट पीरियड होता है और एक वहां पर डिक्लाइन पीरियड होता है। तो तीनों परिस्थितियों में हमें अपनी संस्था के लिए जो पूंजी संरचना का या पूंजी संरचना बनानी है या पूंजी का जो उपयोग करना है, उस पूंजी के उपयोग के लिए हमें समतांश पूंजी या ऋण पूंजी दोनों में से किसका उपयोग करना है, वो डिपेंड करेगा कि कंपनी का जो साइकिल है, कंपनी का जो ट्रेंड है वो कैसा रहेगा। तो प्रथम चरण की जब हम बात करते हैं, प्रारंभ में किसी भी संस्था की पूंजी संरचना में ऋण पूंजी का उपयोग संस्था की कुल पूंजी लागत को कमी करेगा। यानी जब कंपनी ग्रोथ की कंडीशन में है, जब साइकिल बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा किसके थ्रू लेना चाहिए, ऋण पूंजी के थ्रू लेना चाहिए, जिससे कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी और वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगा। यानी ये प्रथम चरण है। प्रथम चरण में कंपनी की जो पोजीशंस होती है वो ग्रोथ की कंडीशन में होती है, यानी कंपनी बढ़ते हुए क्रम में है, कंपनी राइज कर रही है, तो वहां पे कंपनी को ऋण पूंजी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। जब हम द्वितीय चरण की बात करते हैं तो द्वितीय चरण में कंपनी एक मॉडरेट स्थिति में आ जाती है। यानी कंपनी एक अपनी अच्छी पोजीशंस को कवर करते हुए एक मॉडरेट पोजीशन पे आ गई, जहां कंपनी ने अपना मैक्सिमम हासिल कर चुकी है। तो उस कंडीशन में ऋण पूंजी का प्रयोग अपने निश्चित सीमा तक चला गया, यानी आपने मैक्सिमम लेवल तक अपने ऋण पूंजी का उपयोग कर लिया है संस्था में पूंजी संरचना के लिए। तो उस स्थिति में कुल पूंजी की लागत व कुल मूल्य पर विशेषतः कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी उस लेवल पर आप पैसा ऋण पूंजी के तहत ले या अपनी समतांश पूंजी के तहत में, उस लेवल पर आपकी कंपनी की जो केओ है या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या वैल्यू ऑफ फर्म है, उन दोनों में ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन
एक लेवल पे पहुंचने के बाद जब वापस डिक्लाइन सिचुएशंस आती है कंपनी की, जब संस्था की पूंजी संरचना में ऋण पूंजी का अभाव उसकी निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है, तो संस्था की कुल पूंजी लागत उसमें बढ़ जाएगी और कुल मूल्य में कमी होगी। यानी ये संस्था की जो ट्रेड है, जो साइकिल्स है, उस साइकिल की पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि हमें किस कंडीशंस पे कौन सा डिसीजन लेना है। अब एक क्वेश्चन आपके सामने है, उस क्वेश्चन से हम वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करेंगे बाय एमएम थ्योरी। यहाँ पर दो फर्म है, ए और एस, ये दो फर्म का नाम है जो सभी दृष्टियों से समान है, यानी दोनों ही फर्म जो है, दोनों ही फर्म की जो कैपिटल से दैट इज इक्विवेलेंट, सिवाय इसके कि एक फर्म जो है ए, उसकी पूंजी संरचना में कोई भी ऋण पूंजी का उपयोग नहीं करती, यानी जो ए कंपनी है उसका जो कैपिटल अमाउंट है वो एस कैपिटल के इक्विवेलेंट है, बट उसने जो पैसा कलेक्ट किया है उसमें ऋण पूंजी का उपयोग नहीं किया है। वहीं एस कंपनी जो है उसने अपने कैपिटल अमाउंट के अंदर 10 लाख रुपए के इक्विटी, यानी फर्क क्या हुआ, ए कंपनी है उसकी पूंजी संरचना में कोई इक्विटी शेयर्स नहीं है, और जो एस कंपनी है उसकी पूंजी संरचना के अंदर 10 लाख के डेप्ट है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ए कंपनी जो है वो अनलिवर्ड फर्म है बिकॉज देयर इज नो डेप्ट इन देयर कैपिटल स्ट्रक्चर, और एस कंपनी जो है दैट इज अ लिवर्ड फर्म बिकॉज देयर इज अ कैपिटल, देयर इज अ डिबेंचर इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। दोनों ही फर्मों की ब्याज व कर से पूर्व की जो लागत है वो 4 लाख है, यानी दोनों ही फर्म का जो ईबीआईटी है वो 4 लाख रुपए है, और जो ऋण केई जो है, के समता पूंजीकरण की जो दर है वो 12% है, निगम कर की दर 40% है, और एमएम थ्योरी के थ्रू आपको वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करनी है दोनों ही फर्म के लिए। तो पहले हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ वी यू, यहाँ पे ओ लिख दिया गया है, अपन यहाँ वी यू की बात करेंगे। जो वी यू है वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म, वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर फॉर्मूला लगता है ईबीआईटी ब्रैकेट 1 माइनस टी अपॉन के। तो ईबीआईटी 4 लाख है, 1 माइनस 0.440 के, जो टैक्स रेट ऑफ 40% है दैट्स व्हाई दैट इज 0.40 अपॉन के की जो रेट है वो 12% है। इसको सॉल्व किया तो योर वैल्यू ऑफ फर्म इज 20 लाख। ये जो 20 लाख आया है वो अनलिवर्ड फर्म का आया है, ठीक है। तो अनलिवर्ड फर्म की वैल्यू आई है 20 लाख। अभी आप सबको पता है कि अगर फर्म ऋण पूंजी का उपयोग करेगी, जो फर्म ऋण पूंजी का उपयोग करेगी उसकी वैल्यू फर्म ज्यादा होगी। तो यहाँ पर जब हम एस कंपनी की बात करेंगे, उसने डिबेंचर का उपयोग किया है, तो नो डाउट एस कंपनी की जो वैल्यू फर्म आएगी वो ए कंपनी की वैल्यू फर्म से ज्यादा होगी। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे फॉर्मूला था वी एल इजिकल टू वी यू प्लस डी टी। तो वी यू की वैल्यू कितनी आई थी 20 लाख प्लस डी टी, डी फॉर डेप्ट वैल्यू 10 लाख और टी फॉर टैक्स रेट 0.40। तो 10 लाख का 0.40 को जोर से मल्टीपल किया तो 4 लाख आया, 20 प्लस 4 लाख किया तो 24 लाख आया। इट मीन्स जो ए की वैल्यू फॉर्म है वो ओनली कितनी थी हमारी 20 लाख, और जो वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड लिवर्ड फॉर्म थी हमारी उसकी वैल्यू आ रही है हमारी 24 लाख की वैल्यू, तो अनलिवर्ड फॉर्म है उससे ज्यादा। तो ओवरऑल इस चैप्टर्स के अंदर जो थ्योरीज ऑफ कैपिटल का जो चैप्टर है हमारा यहाँ पे कंप्लीट होगा, जिसमें हमने बेसिकली तीन थ्योरीज की, चार थ्योरीज की बात की है। पहले थी नेट इनकम थ्योरी जो डेविड ड्यूरो ने दी थी, सेकंड थी हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी जो भी डेविड ड्यूरो ने दी है। दो कंसेप्ट्स अलग अलग हैं। सेकंड हमने बात, थर्ड हमने बात की थी एमएम थ्योरीज की, मोटी प्लान मिलर थ्योरी की। उस थ्योरी के अंदर हमने इन द प्रेजेंस ऑफ टैक्स, इन द नॉन प्रेजेंट ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ टैक्स, दोनों कंडीशंस में वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी बात की। और एक बात की हमने परंपरा का सिद्धांत की, परंपरा का सिद्धांत के अंदर वैल्यू फॉर्म कैसे कैलकुलेट की जाएगी। कोई इशू नहीं आएगा, कोई विशेष फर्क नहीं आएगा। केवल स्थिति ऐसी जब हम डिक्लाइन की सिचुएशन में, वहां पे हम फर्म को अंश पूंजी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग होना चाहिए, परिवर्तनशील पूंजी का ज्यादा प्रयोग करें। यानी जब जब संस्था डिक्लाइन कंडीशन में होती है तो लाभ कम होता है, लाभ कम होगा तो हमें जितना कम लाभ होगा उतना ही लाभ हमें देना होगा, एक्स्ट्रा पे नहीं करना होगा। तो ये हमारी आज की क्लास थी। थैंक यू सो मच।